नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। करवा चौथ का पर्व पूरे देश में महिलाएं हर्षोल्लास के साथ मनाती है। हर महिला इस दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए उपवास करती है। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार कर सुबह के समय एकत्र होकर करवा चौथ की कथा सुनती है और करवा चौथ के व्रत का प्रण लेती है। साथ ही पूरे दिन महिलाएं निर्जला व्रत रख पूजा अर्चना करती हैं और अपने पति की सुरक्षा व लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। इस व्रत का समापन रात को चांद निकलने के बाद होता है, जहां महिलाएं चांद को अर्घ्य देती हैं और इसके बाद अन्न जल ग्रहण करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वर मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री ने इस व्रत के माध्यम से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए और यमराज से उसे वापस ले लिया। ये हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला करवा चौथ का पर्व है और इसे हम 16 श्रृंगार करने के बाद बहुत ही पति की दीर्घायु के लिए बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। कई दिनों पहले शॉपिंग शुरू हो जाती है। इसके लिए सभी श्रृंगार का सामान हम लोग खरीदते हैं और रीति रिवाज के हिसाब से हम कहानी सुनते हैं। इसमें कोई बड़ा घर का बुजुर्ग हो तो वो हमें कहानी सुनाता है। सभी महिलाएं इकट्ठे होकर मोहल्ला पड़ोस सभी इकट्ठा हो जाता है और हम सब लोग करवा चौथ मैया की कहानी सुनते हैं और उसके बाद शाम को हम लोग ये व्रत हम निर्जला करते हैं और शाम को कहानी भी दोबारा सुनने के बाद फिर हम बायना निकालते हैं और इसमें बड़ों को, अपने घर के बड़ों को, सास ससुर को, जेठ जेठानी, नंद नंदोई, मतलब जो भी हमसे बड़े होते हैं उनको हम बायना देते हैं और उसमें भी हम श्रृंगार का सामान पूछते हैं और साड़ी, जो भी हमारा मन करे, ज्वेलरी, जिस तरह का भी मन करे वो सब हम लोग पूछते हैं और अपने बड़ों को देते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और पति की दीर्घायु की कामना करते हैं। और फिर उसके बाद हम चांद दिखते हैं, आसमान में चांद दिखते हैं और उसके पति को भी उस रूप में ही हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और चाहते हैं कि जन्म जन्म में वही हमें जीवन साथी के रूप में मिले जी। अच्छा, ये कब से मनाया जाता है त्योहार और क्यों मनाया जाता है? देखो, हम लोग तो, हमारी उम्र तो इतनी नहीं है, लेकिन सुना तो हमने यह है कि काफ़ी सालों से ये मनाया जाता है। हम लोगों को याद नहीं, शायद हमारे बड़े भी नहीं बता पाते कि कब से ये मनाया जाता है, लेकिन यह है कि जो रीत चली आती हैं, हिंदू धर्म की हो चाहे किसी भी धर्म की हो, जो रीत चली आती हैं उनको मनाया ही जाता है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के ज्ञाना माजरा, बिरालसी, कुटेसरा, चोकड़ा, कसोली आदि में श्रद्धा एवं अटूट विश्वास का पर्व करवा चौथ का त्योहार बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। करवा चौथ पर पति के लिए सजना ही महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मेहंदी हाथों में लगाकर 16 श्रृंगार कर पति के लिए सजी महिलाओं ने करवा चौथ का त्योहार हर्षोल्लास पूर्वक मनाया और पति की दीर्घायु की कामना करते हुए महिलाओं ने निर्जल व्रत रखा और रात्रि में छलनी में चांद को देखकर अर्घ्य देकर महिलाओं ने अपना व्रत खोला। वहीं अनेक महिलाओं ने पहली बार इस व्रत को रखा। महिलाओं के लिए खास महत्व के त्योहार करवा चौथ पर महिलाओं ने जहां पतियों की दीर्घायु सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखकर सामूहिक रूप से कहानियां सुनी, वहीं पति की खुशी के लिए सज संवर कर 16 श्रृंगार किए और देर रात्रि छलनी से चांद देखकर अपने व्रत को खोला। वहीं पतियों ने भी पत्नियों को सुंदर सुंदर उपहार भेंट किए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव पीपलशाह में कान्हा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा अध्यक्ष शशि पुंडीर के नेतृत्व में करवा चौथ का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुहागिनों ने एकत्र होकर करवा चौथ की पूजा कर यह त्योहार मनाया। सुहागिनों ने करवे को अच्छी तरह से सजाकर अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए मनोकामना की। करवे का पूजन करने के अवसर पर त्योहार मनाए जाने की कहानी भी सुनाई गयी। महिलाओं ने करवे की पूजा करने के बाद एक दूसरे को मेहंदी भी लगाई। सुहागिन शशि पुंडीर ने बताया कि करवा चौथ की कथा सुने बिना व्रत अधूरा ही रहता है। उन्होंने आज के पवित्र दिन अपने सुहाग की रक्षा के लिए भगवान से वरदान मांगा। इस अवसर पर सभी सुहागिनों ने करवा चौथ का व्रत रख और चांद का दीदार कर पति की लंबी आयु की कामना की। सभी देशवासियों को कान्हा स्वयं सहायता समूह पिपलशाह की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्व सभी सुहागिन महिलाओं द्वारा पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना करती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं और चंद्रमा के दर्शन के उपरांत अपना व्रत पूर्ण करती हैं। यह सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही पावन और पवित्र पर्व माना जाता है। एक बार फिर शशि पुंडीर की तरफ से सभी देशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।
उत्तराखंड के देहरादून में पतियों के नाम की मेहंदी सुहागिनों ने लगाई, जहां सुहागिनों ने आज व्रत रख करवा चौथ का पर्व मनाया। सुहागिनों ने शाम को चांद देखने के बाद व्रत का समापन किया। इससे पहले मंगलवार को महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। त्योहारों के चलते व्यापारियों ने भी सुबह बाजार जल्दी खोले। चारों तरफ सजी दुकानें हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रही थी। वहीं देखने को मिला कि मंगलवार देर शाम तक पलटन बाजार में खूब भीड़ देखने को मिली, जहां महिलाओं ने व्रत की पूजन सामग्री के अलावा अन्य सामान भी खरीदा और मेहंदी लगवाई। दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इसी बीच बाजारों में भीड़ रहने की वजह से पुलिस भी सक्रिय दिखाई दी। ये हम अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं और इससे बहुत अच्छा व्रत होता है। ये सभी महिलाएं रखती हैं, काफ़ी खुश रहती हैं। बागपत जनपद में त्योहारों के मद्देनजर चल रही चेकिंग के दौरान पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम की दिल्ली के माफिया डॉन नीरज बवाना गैंग के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बवाना गैंग के 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि उनका तीसरा साथी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। पुलिस के द्वारा पकड़े गए बवाना गैंग के सदस्य नीरज बवाना के लिए शराब तस्करी का कारोबार करते थे। दरअसल शहर कोतवाली बागपत के निवाड़ा पुलिस चौकी के पास यूपी हरियाणा बॉर्डर पर त्योहारों के मद्देनजर आबकारी विभाग की टीम और कोतवाली पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी को जब रोकने का प्रयास किया गया तो कार सवारों ने गाड़ी को दौड़ा दिया, जिसके बाद स्वाट टीम को इसकी सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने गाड़ी की घेराबंदी की तो गाड़ी एक खेत की मिट्टी में जा धंसी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। इसी दौरान खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश फिरोज और यूसुफ के पैर में गोली लग गई। बागपत एसपी अभिषेक सिंह के मुताबिक बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जो बवाना गैंग के लिए काम करते हैं। पकड़े गए बदमाशों के बारे में दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है, जबकि फरार हुए बदमाश की तलाश जारी है। आज यहाँ जनपद बागपत के थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र में नेतला निवाड़ा रोड पर एक मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। इसमें एक का नाम फिरोज है और दूसरे का नाम यूसुफ है। त्योहार के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में नाके लगा के चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक I-10 गाड़ी हमारा जो एक्साइज और पुलिस का संयुक्त नाका था उसको तोड़ के भागी। दूसरी तरफ हमारी कोतवाली की टीम और स्वाट की टीम भी चेकिंग कर रही थी। आपस में सूचना एक्सचेंज करते हुए इनको घेरा गया। ये अपनी गाड़ी को लेकर खेत की तरफ भागे। गाड़ी फंसने पर ये लोग उससे उतरे हैं और पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है। रिटेलिएटरी फायरिंग में 2 लोग घायल हुए। इसमें एक और व्यक्ति था जो भाग गया है। अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी। प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये बात पता चली कि ये लोग हरियाणा की जो शराब है उसकी तस्करी बागपत और अन्य जिलों में करते थे। गाड़ी में से 18 पेटी शराब हरियाणा मार्का बरामद भी हुई है। इसमें एक व्यक्ति है यूसुफ। इससे प्रथम दृष्टया पूछताछ में आया है कि ये नीरज बवाना गैंग के लिए काम करता है, जो दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है और उसके कहने पर ये विभिन्न जगहों पर दिल्ली में और एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में एक्सटॉर्शन करता है। इस संबंध में अब हम दिल्ली में संबंधित थाने को भी सूचना देकर इसका और आपराधिक इतिहास भी पता करवा रहे हैं। तीनों का आपराधिक इतिहास कुछ है? जैसा कि मैंने बताया कि अभी ये घटना हुई है, इसमें अभी हम डिटेल में पूछताछ करके आपराधिक इतिहास पता करवा रहे हैं और उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। भागने वाले बदमाश है क्यों? अभी उसमें हम पूछताछ कर रहे हैं। इसमें 2 नाम अभी आ रहे हैं, क्लियर करके बताया जाएगा। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव करीमपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 7 वर्षीय बच्चा खेलते समय खंबे में लगे अर्थ के तार की चपेट में आ गया। हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरना चाहा तो ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं पुलिस के प्रति जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना होने के बाद न तो कर्मचारी मौके पर पहुंचा और न ही विद्युत विभाग की आपूर्ति को बंद किया गया। घंटों के बाद उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी देते हुए परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा तथा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की तहरीर परिजनों ने थाने में दे दी है। ये अभी 11 साढ़े 11 बजे हुआ है। बच्चा खेल रहा था या पता नहीं उधर ही था, हमने ध्यान नहीं दिया। हमारे चाचा है उन्होंने थोड़ा रुक के बचाया कि भाई बच्चा पकड़ लिया। तब देखा तो बच्चा चिपका हुआ था खंबे से। तभी हम बिजली विभाग को 5-6 दिन पहले कई बार बताया जा चुका है कि यहाँ बच्चों को करंट लगाए इसे काटा जाए, लेकिन उन्होंने नहीं काटा। कौन सा गाँव भैया? करीमपुर गाँव है और यहाँ हस्तनापुर का बिजली घर है। जी ने क्या कहा आपसे? सुनवाई नहीं हो चुका है अभी तक, कोई सुनवाई नहीं। अभी तक देख लो आप क्या टाइम हो रहा है, 3-4 घंटे हो गए और 11 साढ़े 11 बजे 2 बजे तक का टाइम, 2 बजे तक कोई आया नहीं। किसी तरह यहाँ से निकालो, अभी तक बिजली तक तो रोटी दे दो, ऐसे बिजली तक भी नहीं भगाई। कोई कार्रवाई के लिए? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे सर, कंपनी के खिलाफ भी और जो यहाँ का बिजली
यही है एक्शन उसके खिलाफ भी। आज एक सूचना मिली कि ग्राम करीमपुर जहां हम लोग खड़े हैं, एक हैप्पी नाम का बच्चा लगभग उम्र 7 साल बिजली के खंभे से करंट लग करके उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने पर हमारे सीओ साहब, हम बिजली विभाग के एक्शन साहब सभी लोग यहाँ आए हैं। गांव वालों को थोड़ा आक्रोश था कि कुछ समस्याएं पहले से बताई जा रही थी, उनका निदान नहीं हुआ। उनको आश्वासन दिया गया है कि इसके कल से लगा करके एक्शन सर ने आश्वासन दिया है कि कल से टीम लगा करके बिजली विभाग की जो भी छोटी मोटी शिकायतें उनका दूर किया जाएगा। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के लिए जो नियमानुसार विद्युत विभाग की मान्यता है उसके अनुसार रिकमेंडेशन भी एक्शन सर कर रहे हैं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। अब इसके बाद चूँकि ये भांजा था इस गांव का बच्चे का यहाँ का, तो तय होने के बाद अंतिम संस्कार किया। यहाँ पे करीमपुर में एक 7 साल का बच्चा जो अपने यहाँ पे मामा के यहाँ आया हुआ था, वो बच्चा आज लाइट से पकड़ा गया और उसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। विद्युत विभाग के अधिकारियों को लगातार अवगत कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारी टाइम से यहाँ पर नहीं पहुँचे। लगातार यहाँ पे आने के बाद अधिकारियों को जब टाइट करके लिया गया, तब तक डेड बॉडी नहीं दी जाएगी जब तक आप लोग गांव में नहीं पहुँचोगे। अधिकारी करवा चौथ का व्रत बनाने में लगेंगे। उसके बावजूद बहुत टाइट लेने के बाद आज सारे अधिकारी यहाँ पहुँचे और अधिकारियों ने इस परिवार को 5 लाख रुपए की मदद, तहसीलदार साहब ने और एक्शन साहब ने 5 लाख रुपए की मदद, और मैं अपने खुद के पर्सनल अपनी कमाई से 50,000 रुपए की इस परिवार की मदद के लिए मैंने घोषणा की है, वो मैं पहुंचा दूंगा। और जो अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी, जो जई या एसडीओ वगैरह जो भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ तहसीलदार साहब ने और एक्शन साहब ने उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो गांव की पूरी जनता जाकर मवाना इनके ऑफिसों पे धरना देगी, और ये धरना तब तक चलेगा जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और ये 5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को नहीं मिलेंगे। पहले भी इस गांव में एक घोड़ी की डेथ हो गई है लाइट से, एक भैंस की डेथ हो गई है। पूरे गाँव ने, वो सब्जी बेचने वाला था घोड़ी वाला, पूरे गाँव ने सबने चंदा करके उस गरीब आदमी को पैसा दिया, क्योंकि सब्जी बेचने वाला तो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता कि घोड़ी खरीद ले। उसके बाद भैंस की एक डेथ हो गई, आज तीसरी एक घटना, एक बच्चे की डेथ होगी। उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जागा। आज प्रशासन के सारे अधिकारी करवा चौथ का व्रत बनाने में लगे हुए हैं। एक माँ जिसका अकेला बेटा था, वो उसके घर का चिराग बुझ गया, उन्हें उनके चिराग बुझने की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन गाँव वाले इस पर लगातार अड़े रहे। अब लास्ट में अधिकारियों ने 5 लाख रुपए की मदद की घोषणा और 50,000 रुपए मेरी तरफ से पीड़ित परिवार को सहयोग राशि दी जाएगी और संबंधित जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन है। और अगर ये आश्वासन पूरा नहीं होता तो इस पर हम लोग लगातार धरना देंगे। तो मुकदमा लिखने के लिए कह रहे थे, वो मुकदमा सबसे पहले मुझ पर लिखे, मैं लिखवाने के लिए तैयार हूँ। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हरतोली में इमरान पुत्र ताही आसाम में 3 दिन पहले शहीद हो गया था। शहीद का पार्थिव शरीर आज क्षेत्र के गांव हरतोली लाया गया। दरअसल मामला गांव हरतोली का है, जहां पर इमरान पुत्र ताही 3 दिन पहले आसाम में शहीद हो गया था, जिसके शरीर को आज गांव में लाया गया। शहीद इमरान के घर पर ना तो शासन और ना ही प्रशासन से कोई भी व्यक्ति मिलने आया। देखा जाए तो कहीं न कहीं इमरान को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, उसे वह सुविधा भी नहीं दी जा रही जो एक फौजी को शहीद होने के बाद मिलती है। गाँव वालों ने घंटों गाँव के बीच में इमरान का शव रखकर सरकार से मांग की है कि इमरान को शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके बच्चों को सारी सुविधा मिले जो एक फौजी के बच्चों को शहीद होने के बाद मिलती है। सुबह 6 बजे पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा था। लगभग शाम के 4 बजे इमरान के शव को सुपुर्द खाक किया गया। यह आश्वासन के साथ कि हर सुविधा मिलेगी जो एक फौजी को शहीद होने के बाद मिलती है। इमरान की शहादत पर पहुंचे पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष अजीत राठी और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत मौजूद रहे। ये सही बात है कि शहादत तो इसकी हुई है। ये ड्यूटी पे था, वर्दी में था, असला भी सरकारी था जिसकी गोली लगी। पर जो बात हमने की है वहाँ इनके हायर अथॉरिटीज से, उनका ये कहना है कि इसमें इंक्वायरी हो रही है। विदाउट एनी इंक्वायरी वी कैन डिसाइड दैट इट इज सुसाइड और एक्सीडेंट। उन्होंने कहा कि अगर सुसाइड हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते और अगर वैसा हुआ मामला तो हम इसे करेंगे। तो क्या लगता है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? नहीं लगता नहीं, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। शहादत तो हुई है, जब वर्दी में था, ड्यूटी पे था, असला सरकारी ले रहा था, तो फिर शहादत और किसे कहें। लेकिन जिसके चलते अभी तक सेना की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ, लेकिन
कर देनी चाहिए थी अगर शहादत हुई। हम भी यही कह रहे, करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भूल है, कर देनी चाहिए थी। मैं एक बात बताऊँ, एक आदमी ड्यूटी पे गया, वर्दी पहन के गया, सरकारी अफसर के आदेश पे गया, सरकारी असला लेकर गया, उसकी जान चले गई तो शहादत किसे कहें। और 9 साल होने से भर्ती हुए थे मेरे पति ठीक ठाक घर से गए ड्यूटी पे, और मेरे से वीडियो कॉल पर पूरी रात बात करी उन्होंने, और 9 बजे ले बात करी, 8 बजे भी बात करी मेरे ठीक ठाक, बहुत प्यार मोहब्बत होते हैं हमारे साथ में। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं, आवेश और अलविश। क्या कुछ आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी? क्या मेरी यह देश के ऊपर मेरे पति शहीद हुई, मुझे शहीदी का दर्जा चाहिए, और उनके नाम का एक गेट बनना चाहिए ताकि उनकी याद में आने वाली नस्लें भी याद रखें, और स्कूल में बच्चों के लिए स्टेडियम बनना चाहिए। क्या कोई घोषणा की है मुआवजे की? क्या कोई सरकार ने अभी कोई नहीं आया हमारे पास, कोई अधिकारी, न कोई घोषणा, न कोई पूछने वाला, पता नहीं क्या बात है। 3 दिन क्षेत्र का मंत्री पहुंचा है? नहीं जी, हमारे पास कोई नहीं पहुंचा। शहादत की इतना कम मिली थी आपको? परसों 2:30 बजे। किसने दी थी आपको? किसने सूचना दी थी? मेरे पति के दोस्त है टोनी, उन्होंने दी थी मुझे। क्या आपको सेना के किसी अधिकारी द्वारा सूचना दी गई? जी हाँ, फिर बाद में मेजर का भी फोन आया था मेरे पास में। तो मेजर साहब ने क्या बताया था आपको? क्या बताया था? बस यही बताया कि आपके पति की डेथ हो गई। क्या उसका जो डेथ का कारण था, कैसे हुई है, क्या वो आपको पता नहीं? ये हमें पता नहीं, आधा ड्यूटी पर ठीक ठाक गए, बढ़िया गए, और बात करते करते बोले मैं गाड़ी में हूँ, अभी हम ड्यूटी पर जा रहे हैं। उसके बाद में मुझे ये नहीं पता क्या हुआ, वो अल्लाह को पता क्या हुआ या नहीं हुआ। हरसोली का लाल है, मिलिट्री में शहीद हुआ है। सबसे पहली बात तो है कि जिला प्रशासन को कम से कम इतना चाहिए था कि इसको मतलब शहीद का सम्मान मिलना चाहिए था। पहले भी यहाँ कुछ घटना 3-4 घटना हुई है जनपद में, उसमें भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन राजकीय सम्मान उनको मिला था, शहीद का सम्मान मिला था। यहाँ शहीद का सम्मान नहीं दिया गया। कम से कम यहाँ के प्रशासन को इतनी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि ये यहाँ से गन भी मिलिट्री की थी, वर्दी भी मिलिट्री की थी, ड्यूटी भी मिलिट्री की थी। तो जब मिलिट्री के सुपरविजन में था, वहाँ काम कर रहा था, तो वहाँ इसकी डेथ हुई है। ये जो भी घटनाक्रम हुई वो जांच का विषय है, लेकिन इतनी जिम्मेदारी तो बनती थी कि इसको सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन बात करें अगर न गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि आया है, न प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी इसमें मौजूद है, तो ये गलत। अच्छा, सेना की तरफ से अभी तक कोई इस तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि शहीद हुआ है, या फिर किस तरह से मौत हुई है अभी तक? ये जो घटनाक्रम है उसको वो तो मिलिट्री बताएगी, लेकिन जिम्मेदार अफसर आने चाहिए थे। जिम्मेदार अफसर को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। कम से कम एक पीड़ित परिवार जो है, जिसकी घटना हुई है, उसके घर में 3 बेवा महिलाएं हैं। आज इतनी खराब स्थिति में ये परिवार है, तो कम से कम इतना मिलिट्री को करना चाहिए था, जिला प्रशासन को करना चाहिए। ये लड़का जो शहीद हुआ, इसका पता लगा हमें, इमरान का एक लड़का शहीद हो गया मिलिट्री में। तो इसमें हम तो जगह जगह जहाँ से भी कुछ ऐसी वो हो जा, जो देश के लिए शहीद हुआ, तो उसके उसमें जा, पर यहाँ से कुछ अलग सा ही लगा। इसे ना वो सम्मान मिला जो एक शहीद को मिलना चाहा। तो ये तो उंगली उठाने वाली बात है, जो एक मिलिट्री में अपना घर बार छोड़ कर मिलिट्री में जा रहा, फोर्स में जा रहा, और उसे फिर इस तरह से उसकी डेड बॉडी में सौंप दी जाती हो, तो ये उंगली उठाने वाली बात है। चौधरी साहब, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है शहीद होने की, क्या कहेंगे? 3 दिन हो गए मौत के। नहीं, पुष्टि तो यहाँ तो कई में हो लिए भाई। यहाँ से तो कोई आदमी, हरसोली का लड़का, ये वहाँ मिलिट्री में था, इसके साथ वहाँ क्या हुआ क्या नहीं, ड्यूटी पे था, इस तरह की बात हुई, तो ये गुमराह क्यों करे जनता को? तो अगर यहाँ सलामी दी जाती, मिलिट्री की गाड़ी आती, तो कितना अच्छा लगता है। तो एक गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। चौधरी साहब, गांव वाले मैयत को नहीं उठाने दे रहे, कह रहे हैं कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिलने लगा तब तक नहीं उठाने। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं, मना लेंगे ना, तो खैर गांव वालों को तो मना लेंगे, पर एक उंगली उठाने वाली तो बात है। इस तरह की क्यों वो करी जा भाई? जो मिलिट्री में शहीद हो गया, वो चाहे किस तरह से एक्सीडेंट में हो, कुछ भी हो, बात जो मिलिट्री में ड्यूटी में वो हो गया, तो उसे तो इतना तो सम्मान मिलना चाहे। हाँ, तो पैसों की नहीं बात है कुछ,
बात तो सम्मान की है, जिसकी 11-12 साल की सर्विस होगी हो और देश के लिए वो हो गया। ऐसा नहीं थोड़ा एक भाई वहाँ मुठभेड़ में ही गोली लगे और कुछ और उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। तो चौधरी साहब क्या लगता है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, एक सम्मान है। एक क्षेत्र में जितने आदमी आ रहे, जहाँ तक भी पता लगे तो अच्छा लगे, एक सम्मान मिले। जो एक फौज पे ही यकीन विश्वास है, अगर उसमें बिल्कुल सच्चाई है तो उसमें भी जो उंगली टेकने वाली बात हो तो अच्छा नहीं लगता। मेरा बेटा ड्यूटी पर जा रहा था, 9-10 दिन हुए सगे को। घर में कोई राड पिसाद, कोई दंगा नहीं था, कुछ बात नहीं। अपनी वाइफ से बात करी उसने, गाड़ी में बैठा, भी ड्यूटी जान लग रही भाई। जब मेरा बेटा वहाँ शहीद हो गया था तो उन्होंने मेरे को, मेरी और मीडिया वालों तक शिकायत है, सरकार था, उन्होंने मुझे खबर क्यों नहीं करी? एक बात। दूसरी बात यो, 3-4 दिन मेरे बच्चे को एक्सपायर हो गए। जब उन्होंने मार दिया या उन्होंने सुसाइड करा तो ये बता दो पैर की हड्डी कैसे टूट गई? उन्होंने हमारे साथ धोखा कर लिया इस बात में भी। फिर दूसरी बात, उसका यहाँ लील कैसा है भाई बताओ? मैं मीडिया वाला तो कहना चाहती हूँ, कौन माँ भेज देगी से सेना पे? मोदी कह रही होगी कि तो बच्चे नहीं जाते, गरीबों के बच्चे जाओ मजदूरी कर, जंगलों फिर है। और भाई उन्होंने 3-4 दिन हो गए, कोई मारा मीडिया वाला या न्यूज वाला या कोई इंक्वायरी वाला या कोई एसपी या कर्नल या जनरल या कोई भी अधिकारी मेरे बाहर के नहीं आया। मुझे पता नहीं, मुझे जात का भी वो बेचारा भाई, उसका दोस्त है दिल्ली ना बता। आपके कोई मेरे फोन पर भी नहीं आपको मैं यदि गई थी हमारे पड़ोस में यामीन है दुकानदार, वो हमारे घर आया, उनने कहा उसके चोट लग गई, इमरान का चोट लग गई, हमें मरने की भी खबर नहीं दी। फिर मेरा बच्चा तिरंगे में भी नहीं आया, मेरे बच्चे को नहीं छोड़ दिया, जातवाद के उसने छोड़ दिया, मुसलमान का बच्चा। सोचो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे छोटे छोटे। मैं शहादत के दर्जे की मांग करूं, अपने बच्चों की मैं शिकायत सरकार तय करूं। मेरे बच्चों की पढ़ाई जिस स्कूल में पढ़ रहे उसी में ही पढ़ाई हो, सरकार खर्चा देगा। मेरी बहू की, मेरे बच्चों के, उनका सहारा नहीं कोई। एक मेरा बेटा था, उसके कंधों पे हम सब चले थे, वो घर का जिम्मेदार था, वो नहीं रहा तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई मारा था, किसी ने बात नहीं करी, अधिकारी ने कोई हमें रिपोर्ट नहीं दी, कोई फोन नहीं दिया, कोई बात नहीं, पेंशन नहीं, कोई मांग हमने करी वो नहीं, कुछ बताया नहीं, ना पेपर ना सेपर, कुछ भी नहीं बताया, अपनी मर्जी थी। इस तरीके से मेरे बच्चे को नहीं फेंक दिया, वहीं दफना लेते, यही ना देते। निर्माणाधीन हिंदी फीचर फिल्म बेरवा बिरान 18 पेंडे का दूसरा व अंतिम ऑडिशन मेरठ में संपन्न हो गया। अब फिल्म की शूटिंग 7 नवंबर को शुरू हो जाएगी। आपको बताते चले कि फिल्म बेरवा बिरान 18 पेंडे का ऑडिशन MIIT NH 58 प्रतापपुर बाईपास रोड नियर सुभारती यूनिवर्सिटी घाट इंस्टीट्यूशनल एरिया मेरठ में डांस और एक्टिंग के बीच संपन्न हुई, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि नगीन ग्रुप ऑफ स्कूल मेरठ के एकेडमिक डायरेक्टर नाजिश जमाली ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। यहाँ पर उन्होंने फिल्म की पूरी टीम के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम की अति विशिष्ट अतिथि सेंट जेवियर्स वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल मेरठ की वाइस प्रिंसिपल व सिंगर प्रोमिता दास वकील और सेंट जेवियर्स वर्ल्ड स्कूल गर्ल्स की काउंसलर व सिंगर इशिका ने संयुक्त रूप से फिल्म के प्रोड्यूसर नसीम कुरैशी को बधाई दी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता MIIT मेरठ के डायरेक्टर डॉक्टर श्याम सिंह व संचालन फिल्म प्रोड्यूसर नसीम कुरैशी ने किया। ऑडिशन में निर्णायक की भूमिका में डांस कोरियोग्राफर आंचल सैनी और जीशान अहमद मौजूद रहे, जिन्होंने कलाकारों की एक्टिंग को देखकर उनको और अच्छा करने का सुझाव देते हुए कुछ टिप्स दिए। ऑडिशन में जिन कलाकारों ने ऑडिशन दिया उनमें मुख्य रूप से आंचल सैनी, अनीश चौहान, अर्पित गुलिया, दिव्यांशु पाल, मीत अहलावत, नाहिद अब्बासी, निखिल बालियान, ओम पाल सिंह, राधिका गुप्ता, रईसुद्दीन अंसारी, साहिल खान, शारदा, साजिद सैफी सहित 28 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
जहाँ पर दिव्यांशी और तंशी ने डांस कर सभी अतिथियों को हर्षित कर दिया। इस कार्यक्रम के आयोजक और फिल्म के सह निर्माता निरंकार कुमार ने ऑडिशन की सफलता पर आभार व्यक्त किया और जानकारी दी कि यह फिल्म रौनक फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनेगी। फिल्म के निर्देशक हर्ष यादव, डीओपी पवन खिच्ची, ड्रोन कैमरामैन मनोज वशिष्ठ, कास्टिंग डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल गफूर सिद्दीकी, डांस कोरियोग्राफर आंचल सैनी, कॉस्ट्यूम आनंद वर्मा और मेकअप आर्टिस्ट रुखसार खान है। फिल्म की शूटिंग बुढ़ाना क्षेत्र में 7 नवंबर से शुरू होगी। इस ऑडिशन में मुख्य रूप से सुल्ताना मिर्जा, मीनाक्षी तेजान और योगेंद्र कुमार सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। उभर कर आएगा और हम उसके दर्शक बनेंगे, सिनेमाओं में पहुंचेंगे और यकीन मानिए सभी लोग उसका स्वागत करेंगे। मैं अंत में इस पूरी टीम को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना। एक्टिंग के लिए ऑडिशन चल रहे हैं जो कि सर अपने मूवी के लिए जो भी बेस्ट लगेगा कंटेस्टेंट उसको अपने सेलेक्ट करेंगे। आपने ऑडिशन देखा? हाँ जी बिल्कुल। कैसा? श्री बद्रीनाथ धाम से धर्माधिकारी उनियाल जी के सानिध्य में भगवान बद्री विशाल जी के आशीर्वाद से सोमेश बद्रीनाथ धाम से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा पर धर्म की अलग जगाने के उद्देश्य से निकले हैं, जो ऋषिकेश से होते हुए आज मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां पर सोमेश जी की साइकिल यात्रा का मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर नगर वासियों ने बड़ी ही धूमधाम से स्वागत किया। सोमेश जी की यह यात्रा सकुशल हो और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए नगर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर उनका स्वागत किया और भगवान श्री बद्री विशाल जी से प्रार्थना की है कि सोमेश जी की यात्रा को जो धर्म की अलग जगाने के लिए है सकुशल संपन्न कराएं। स्वागत करने वालों में डॉक्टर विकास वर्मा, विपिन कुमार, संजय वर्मा, सुनील वर्मा, अभय वर्मा, रोशन लाल, गगन बालियान, राजेंद्र प्रसाद, नंदकिशोर वर्मा, राजकुमार वर्मा, भारत भूषण, नीरज शर्मा आदि लोग मौजूद रहे, जिन्होंने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। उनियाल जी के सानिध्य में बाबा बद्री विशाल जी से लेके कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें आज दिनांक 4 तारीख में सोमेश जी मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। केवल मुजफ्फरनगर वासियों ने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि उनकी यात्रा जो है बहुत सुगमता से पूरी हो और उनका मनोबल बढ़े और वो बड़े प्यार से ये यात्रा को पूरी करें, इसलिए हमने उनका यहाँ मुजफ्फरनगर में स्वागत किया शिव चौक पर। और सभी भाइयों ने मुजफ्फरनगर के रोशन जी हैं, विपिन जी हैं, बहुत सहयोग दिया और मैं बस इतना ही कहूँगा कि जय बाबा बद्री विशाल और इनकी यात्रा पूर्ण करें और सुगमता से करें। हम सोमेश पवारा, मैं बद्रीनाथ बामड़ी गांव का रहने वाला हूं और ये यात्रा मैंने इंडियन लास्ट विलेज माना गांव से स्टार्ट की है और कन्याकुमारी तक की है। तो मेरा जो मेन मोटिव है, अपने जो भारत के जो यूथ लोग हैं उनको जो मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी आप नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं तो कृपया आप इस चीज़ को बढ़ावा दीजिए, साइकिलिंग कीजिए, एडवेंचर कीजिए और नशे से थोड़ा दूर रहिए। बाकी उत्तराखंड से रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्रीन हिमालयन और क्लीन हिमालयन के तहत ये यात्रा करने जा रहा हूँ, तो आप सभी से आशा करता हूँ कि आप उत्तराखंड आइएगा और क्लीन हिमालयन की तरफ वो बढ़ावा दीजिएगा। और भगवान, मेरी यात्रा 1 तारीख से स्टार्ट हुई थी और भगवान बद्री विशाल जी के श्री चरणों से यात्रा स्टार्ट हुई थी। बेसिकली हम बद्रीनाथ के रहने वाले हैं और मंदिर में हम हकदारी हैं, तो मंदिर में रहते हैं हम हमेशा। और भगवान बद्री विशाल जी का आशीर्वाद रहा। एक दिन ऐसे ही प्लान बन गया कि बद्री विशाल जी के सानिध्य में भगवान बद्री विशाल जी के यहाँ से कन्याकुमारी तक यात्रा करनी है और धर्माधिकारी हमारे जो उनियाल जी, भुवन चंद्र उनियाल जी है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्हीं के माध्यम से सभी लोग जुड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सभी लोग साथ दे रहे हैं, तो मैं ज़रूर इस ट्रिप को पूरा करूंगा। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल की जय। मुजफ्फरनगर वासियों ने आपका स्वागत कर रहे हैं, तो आप क्या मतलब किस तरह महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि भाई साहब ने हमें बहुत पहले ही फ़ोन कर लिया था, कंटिन्यू हमारा साथ दे रहे हैं ऋषिकेश से कि आप कब आ रहे हो कब आ रहे हो। तो अभी जब तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ कंटिन्यू फ़ोन कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं अपने सभी उत्तराखंड के भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा मुजफ्फरनगर में, जिस हिसाब से हमारी सेवा हुई, जिस हिसाब से वेलकम हुआ, तो काफ़ी अच्छा लगा। जय बद्री विशाल।
अमरोहा के हसनपुर के फतेहपुर अधेक में गोकशी की घटना के चलते ग्रामीणों में भारी विरोध है, जहां उनके विरोध प्रदर्शन के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की गई। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के आदमपुर थाना इलाके के गांव फतेहपुर अधेक में बीती रात्रि गो तस्करों ने गोवंश पशु का कटान कर अवशेष मौके पर ही छोड़ दिए। सुबह जैसे ही ग्रामीणों ने इसे देखा तो पुलिस को मामले की सूचना दी। आनन फानन में पुलिस ने गो अवशेषों को गड्ढा खोद कर दबा दिया, जिसके बाद प्रशासन को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा, जहां ग्रामीणों ने हत्यारोपी गो तस्करों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक भारी पुलिस बल ने मामले की जांच पड़ताल की, जहां सूचना पर पहुंचे एसडीएम विजय शंकर एवं क्षेत्र अधिकारी सतीश चंद्र पांडे ने जांच पड़ताल की, जिसके बाद पुलिस द्वारा अज्ञात गो तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की तैयारी की गई। वहीं मौके पर मौजूद हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने सीओ व एसडीएम से कहा कि गोकशी के मामलों को दबाने का प्रयास किया जाता रहा है और अभी 10 से 12 गायों को जहर देकर मार दिया गया, जिससे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही इस मामले में भी दबाने का पूरा प्रयास किया गया। आरोप है कि उन्होंने एसओ आदमपुर सहित पुलिस बल को सूचना दी, तब जाकर कहीं मामले का संज्ञान लिया गया। ये जी सुबह 3 या 4 बजे की घटना है। विधर्मियों ने मंदिर के सामने ये गाय काटी है और ये बहुत बड़ी घटना है। ये हिंदू समाज में ऐसी घटना आज तक हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर ऐसी घटना कभी नहीं हुई जो ये आज इतनी बड़ी घटना हुई है। तो क्या प्रशासन आए थे यहाँ? इसमें प्रशासन के लोग 3-4 बजे जो उसी टाइम के बाद में लोगों ने इत्तला करी, उसमें जो आए उन्होंने जो उस जो सामान था उसका जो ओझे जो होते हैं वो उन्होंने दबा दिए और उसमें अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया है, सीओ साहब भी आए हैं और एसडीएम साहब भी आए थे कि इसमें कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं हुई तो अपने हिंदू जागरण मंच और अन्य संगठन उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। अपना दल एस के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आशीष पटेल ने जनपद ललितपुर के मुख्यालय सहित नजदीकी तहसील मेहरौनी का भी दौरा किया। कार्यकारिणी को दुरुस्त करने के लिए नए और पुराने सदस्यों से मुलाकात कर अपना दल एस को उच्च स्तरीय पार्टी बनाने के प्रयास में आशीष पटेल ने सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी दलों के सदस्यों में नई ऊर्जा जगाने के लिए क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। ललितपुर आगमन के दिन पीडब्ल्यूडी के अतिथि गृह में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद मुख्यालय समेत अन्य छोटे बड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। तत्पश्चात अगले दिन मेहरौनी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कपूर चंद पटेल के यहां पर जलपान के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष ने पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि जनपद ललितपुर में आने का उद्देश्य अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर आगामी चुनाव के लिए रूपरेखा बनाना था और पार्टी को मजबूती देना व पार्टी हित में कार्य करने का मुख्य उद्देश्य रहा। मैं यहाँ पर पार्टी के सांगठनिक कार्यों से कल ललितपुर आया था। आज मेहरौनी तहसील के इस प्रांगण में पार्टी के पुराने कार्यकर्ता एवं पार्टी की रीढ़ समझे जाने वाले श्री कपूर चंद साहब के घर में आया हुआ हूँ। ये पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और यहाँ पर सभी पुराने हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आज मौजूद हैं। इन सबके बीच में पार्टी को बढ़ाने की एक परिचर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये मेरा आने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि पार्टी के सांगठनिक कार्यों की समीक्षा कर ली जाए और पार्टी का आगे विधानसभा और जिला पंचायत पीडीसी सब चुनाव में क्या तैयारी है उसकी। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल व गांव बिरालसी में केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन क्षेत्रीय सह संयोजक श्री मोहन तायल ने किया। बुधवार को एक फार्म हाउस में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रवाद का विचार एक ऐसा विचार है जिसे अपनाकर भाजपा का प्रत्येक सदस्य अपना जीवन समर्पण कर देता है। इस शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने कहा कि देश व समाज की सेवा करने के लिए भाजपा ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती है जो विषम परिस्थितियों में भी सभी वर्गों का ध्यान रखती है। भाजपा सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इस दौरान श्री मोहन तायल, डॉक्टर वीरपाल निरवाल, सुधीर सैनी आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में चेयरमैन यनीश तंवर, विकास आर्य, प्रवीण राणा,
रामभूल सिंह, विजय सैनी, सुमित त्यागी, अंकित पाल, सन्नी विश्वकर्मा, जॉन सिंह, मोनी राणा, सुमित कुमार, रोहित कुमार, संजय राणा, वीर सिंह, मच्छेंद्र सिंह, राकेश पुंडीर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास आर्य ने की। सहारनपुर की गागलहेड़ी पुलिस ने बुधवार को न्यायालय के आदेश पर 74 मुकदमों में अलग अलग जगह से पकड़ गई शराब को अधिकारियों की मौजूदगी में गड्ढा खोद कर दबाया गया। आबकारी अधिकारी मनोज कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार अनिल कुमार राम, सीओ सदर मोहम्मद सैयद अली अब्बास, थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह, मैच साहब की मौजूदगी में बोतलें देसी, अंग्रेजी, कच्ची शराब जिनमें अरुणाचल प्रदेश की पकड़ी गई 1200 पेटी और अन्य हजारों लीटर शराब, जो कि पुलिस के अनुसार 74 मुकदमों की लगभग 13,000 लीटर शराब पकड़ी गई थी। थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश पर अधिकारी की मौजूदगी में थाना क्षेत्र में अलग अलग 74 मुकदमों का अवैध शराब माल लगभग 13,000 लीटर अधिकारियों की टीम की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर जमीन में दबाकर नष्ट कराया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।